हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3, एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो एक चर का द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक चर। तो चर किसको बोलेंगे हम लोग। इसमें जो जो टर्म है उसको मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ। चर जो एक्स वाई जेड ये के रूप में रहता है उसको चर बोलते हैं। ठीक है, तो एक चर, तो चर क्या होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए। एक्स है तो एक्स के रूप में, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और उसका क्या होना चाहिए, द्विघात समीकरण। द्विघात, द्विघात मतलब घात क्या होना चाहिए, दो। मतलब एक्स है तो अधिकतम घात। ठीक है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो। एक्स है तो एक्स स्क्वायर अधिकतम होना चाहिए, वाई है तो वाई स्क्वायर अधिकतम होना चाहिए, जेड है तो जेड स्क्वायर होना चाहिए। और जब ये चर और घात दोनों को आपस में मिला करके एक समीकरण बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक चर का द्विघात समीकरण। चलिए आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा था बहुपद, पढ़ा था सभी ने। तो किसी भी व्यंजक को, किसी भी समीकरण को बहुपद होने के लिए दो चीजें उसमें आनी चाहिए। दो चीजें क्या क्या, एक तो वो चर एवं अचर का मेल, और दूसरा चर का जो घात है क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। चर एवं अचर का मेल, इसका मतलब क्या है, एक्स है। एक्स है मतलब कि देखो इसका गुणांक एक है, एक गुणित एक्स है, 2x है, एक्स प्लस 5 है, ये सब क्या है, हमारा बहुपद है। चर का जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि 0 1 2 3 ये सब, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। और बहुपद में आप लोगों ने पढ़ा था द्विघात, जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद। ठीक है, तो समीकरण किसको बोलेंगे, तो समीकरण उसको बोलेंगे जब चर या अचर, या चर और अचर, ठीक है, दोनों चीज शामिल रहेगा और आ, उसके बीच में दो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए एक्स है प्लस 5 बराबर 7, तो इसमें चर और अचर दोनों शामिल हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो संबंध है वो बराबर के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, समीकरण। तो जब दो संबंधों को एक बराबर के द्वारा दर्शाया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, तो द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे, तो द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2। मतलब कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, ये सब क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, जब इसके बराबर में, जब इन जो दिया गया है, ठीक है, बहुपद, उसको बराबर के द्वारा और कुछ उसमें बराबर के बाद भी अगर रख दें मान, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण। जैसे कि 0 है तो कुछ भी रख सकते हो, बराबर के चिन्ह अगर आ गया तो हमारा क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे फिर से इसी चर्चा में कि एक चर का द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक चर का द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे। तो एक चर का द्विघात समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। और जो चर का जो घात है, सभी चर का जो घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ एक्स है, ये तो 2 है ही पूर्ण संख्या, और ये एक्स का घात 1 है, मतलब 1 भी क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। और उसको अगर बराबर के द्वारा किसी चीज़ से बराबर कर दिया जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक चर का द्विघात समीकरण। अब देखिए इसमें एक ही चर है एक्स, यहाँ वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
और बराबर के द्वारा ये शून्य लगा हुआ है, और द्विघात मतलब कि अधिकतम घात क्या है इसका 2 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक चर का द्विघात समीकरण। इसी को क्या बोला जाता है, वर्ग समीकरण। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसके जो नाम है उसी के आधार पर इसका परिभाषा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है इंग्लिश में, इसको भी ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक चर का द्विघात समीकरण, तीनों एक ही चीज़ है। तो परिभाषा कैसे बनेगा, ऐसा एक चर का द्विघात समीकरण है तो ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही चर हो तथा जिसकी अधिकतम घात दो हो, उसे वर्ग समीकरण या एक चर का द्विघात समीकरण कहा जाता है। ये हो जाएगा इसकी परिभाषा। तो उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अधिकतम घात 2 हो मतलब एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर बराबर 0। समीकरण बोला है ना, बहुपद बोलता तो खाली एक्स स्क्वायर लिखते, लेकिन समीकरण जब भी आएगा तो बराबर के चिन्ह लगेगा ही लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये सब क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। अब आप बोलोगे ये एक्स स्क्वायर कैसे द्विघात समीकरण हुआ भाई, इसमें तो अगर इससे तुलना करें ये हमारा जो वर्ग समीकरण स्टैंडर्ड वर्ग समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये जो एक्स है ये क्या है, इसका चर है, और ये जो ए बी सी है वो क्या है, अचर है। ए बी सी मतलब अचर, मतलब कि यहाँ पे संख्या हो सकता है कोई भी 1 2 3 4, यहाँ भी कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ भी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अचर, और ये क्या है, चर। इसी के रूप में जब समीकरण हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग समीकरण। तो भाई ये कैसे वर्ग समीकरण हुआ उसको एक बार देख लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसकी तुलना अगर इससे करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए के जगह में क्या है, 1 है, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस बी के जगह में क्या है, 0 है, और एक्स का एक्स है, प्लस सी के जगह में भी क्या है, 0 है, इक्वल टू 0। इसलिए ये क्या हो गया, हमारा एक वर्ग समीकरण हुआ। ठीक है, तो आप लोगों के जो प्रश्नावली 1 है उसमें क्या दिया है, वर्ग समीकरण को पहचानिए। ठीक है, तो चलिए कुछ वर्ग समीकरण को देखते हैं और उसको पहचानना आप लोग को आना चाहिए। तो ये हमारा प्रश्नावली 1 है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। ठीक है, तो इनमें से हमको क्या करना है, वर्ग समीकरण कौन सा है उसको चुनना है। तो वर्ग समीकरण, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना आप लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या क्या चीज़, एक तो इसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और दूसरा जो है चर, कोई भी जितना भी इसमें चर आपको दिखाई देगा उसका जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर ये दोनों कंडीशन उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है समीकरण को, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा वर्ग समीकरण है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक इसमें नहीं दिखा तो हम लोग उसको तुरंत ही वर्ग समीकरण नहीं है बता देंगे, बता सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक स्टैंडर्ड समीकरण बताया था। स्टैंडर्ड समीकरण क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा जो वर्ग समीकरण इस रूप में है तो हम लोग डायरेक्टली पहचान जाएंगे, लेकिन अगर इस रूप में अगर सीधा सीधा नहीं दिया है तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, लघुत्तम वगैरह लेना है, जैसा भी लेना है, और इस रूप में ला लेंगे, और उसके बाद ही इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। और इस रूप में अगर हमको दिखाई दिया वो समीकरण तो हम लोग सीधा क्या बोल देंगे कि वो वर्ग समीकरण है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मैंने सारे प्रश्नों को नहीं लिया है, बाकी जो छोड़ा हूँ उसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, गणित में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण का आप लोग को तो बनाना ही बनाना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। पहला कंडीशन क्या देखना है, अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2। तो इसमें है अधिकतम घात 2 तो दिखाई दे रहा है,
और जो चर बच गया उसका जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो इसका भी अधिक पूर्ण संख्या है, घात एक है, एक मतलब पूर्ण संख्या है। और इससे अगर तुलना करें तो है, देखिए ए के जगह में क्या है, इसमें एक है, बी के जगह में क्या है, 3 है, और सी के जगह में क्या है, -2 है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा वर्ग समीकरण है। दूसरा देखते हैं। तो देखिए ये डायरेक्टली इसके रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, इसके रूप में है क्या, नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये ऐसा है, तो इसका लघुत्तम वगैरह ले लेंगे। तो लघुत्तम कैसे लेते हैं, इनको इनको गुना कर देना है, ठीक है। तो एक से गुना एक से करेंगे तो एक, और यहाँ पे तिर्यक गुना कर देना है ऐसे और ऐसे। तो एक से गुना एक से घात 2 से करेंगे तो एक से घात 3, और प्लस 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1। ये हमारा लघुत्तम लेने का तरीका है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 1। और ये एक से इधर भाग है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, या तिर्यक गुना कर सकते हैं। तो यहाँ x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। तो इसमें डायरेक्टली यहीं से हमको दिख गया, क्या दिख गया, कि इसका जो अधिकतम घात है वो क्या है, 3 है। तो हमारा तो अधिकतम घात 2 होना चाहिए, इसका मतलब कि ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके रूप में ही कुछ जमा हुआ दिखाई दे रहा है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे एक वर्गमूल दे दिया है। तो चलिए इसको हटा के देखते हैं। तो ये जो टोपी जैसे दिख रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। और वर्गमूल में उसका जो घात है वो क्या होता है, जो भी संख्या वर्गमूल के अंदर है, चर हो या अचर, उसका घात क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखते हैं इसकी जो अधिकतम घात क्या है, 2 है, लेकिन जो बच गया चर उसका जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, 0 1 2 3 रहता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चलते जाना है। इसमें देखिए इसको भी लघुत्तम ले लेते हैं सीधा। तो क्या हो जाएगा, x² -2/x। तो x गुना एक से करेंगे तो x आएगा, तिर्यक गुना करो तो x इंटू x² क्या हो जाएगा, x घात 3, यही होगा। सॉरी ये घात 2 नहीं है, ये खाली x है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो ये x गुना x होगा तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, -2 का गुना x होगा तो 2, इक्वल टू क्या है हमारा, -x है। तो ये तिर्यक गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, x² -2, और ये x से इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर -x²। -x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +x² -2 इक्वल टू 0, या 2x² -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इससे हम लोग तुलना करें तो क्या है, देखिए x² तो x² है, इसका जगह में a है तो यहाँ क्या है, 2 है। तो a बराबर क्या हो गया, 2। लेकिन यहाँ x नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2x² प्लस 0x -2 इक्वल टू 0। अब तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ b के जगह में क्या है, 0 है, x है तो x है ही, और c के जगह में -2 है। तो इसका मतलब ये है कि यह हमारा वर्ग समीकरण है। अब देखते हैं छठवां, √5x² - 3x + 1/2। अब यहाँ हमको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ चर के घात को ही देखना है, ठीक है। अचर के घात को नहीं देखना है। चर क्या है, जो नंबर है 5 6 7 1 2 3, उसके घात को नहीं देखना है। तो यहाँ x के घात को ही देखना है। तो x का घात अधिकतम घात 2 है, पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब इसका भी जो घात है वो क्या है, 1 है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक वर्ग समीकरण है। ये भी ध्यान रखना कि ये घात 3 ना हो, 2 से अगर अधिकतम घात 2 से ज़्यादा हो गया तो वो हमारा वर्ग समीकरण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वर्ग समीकरण है। इसमें देखिए इसका जो अधिकतम घात तो एक ही दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो वर्ग है ही नहीं। और ऊपर से इसमें 2 चर दे दिया है, तो ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, यहाँ देख के लग रहा है कि ये एक वर्ग समीकरण नहीं है, एक एक घात दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको हल करेंगे तो x का गुना x से करोगे तो क्या आ जाएगा, x² - 8 का गुना x से करोगे तो 8x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ अधिकतम घात क्या है, 2 है, जैसे इसमें था ना वैसे इसमें भी है। और इसको भी ऐसा बनाया जा सकता है। अब इसमें चर अचर जो है वो नहीं है, ठीक है, चर है। तो इसके जगह में क्या है, मान के चलो c के जगह में क्या है, यहाँ 0 है। तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार से वर्ग समीकरण है। तो इस तरह से आप लोगों को पहचानना है। क्या क्या चीज़ याद रखना है, एक तो अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, और सभी घात, ये चर के लिए है ना, चर के,
सभी घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ओके, तो ये समझ आया होगा आई होप। चलिए अब देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, द्विघात समीकरण तो आप लोगों ने जान लिया, अब उसके मूल के बारे में जानते हैं कि उसका मूल होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने अध्याय 1 में पढ़ा था बहुपद के शून्यक। इसके बारे में पढ़ा था, शून्यक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो शून्यक क्या होता था, मान लो कि कोई भी बहुपद क्या है हमारा, पी एक्स है। मान लो कि कोई भी बहुपद क्या है हमारा, पी एक्स है। ठीक है, और ये पी एक्स बराबर क्या है, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो हम लोग कोई ऐसा मान लेते थे जिसको इसमें रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता था, शून्य हो जाता था। तो उस मान को, जिस मान के लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता था, उसको क्या बोलते थे, इसका शून्यक बोलते थे। जैसे कि इसमें अगर x बराबर 2 रख दें तो रखिए P2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2, तो 4 2 6 माइनस 6, तो ये क्या आ गया, शून्य आ गया। तो यहाँ x के जगह में क्या रखे हम लोग, 2 रखे। तो x का ऐसा मान जिसके लिए इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसी को इस बहुपद का क्या बोलते थे, शून्यक बोलते थे। तो ये जो 2 क्या हो गया, इसका क्या हो गया, शून्यक। ठीक है, तो पहले अध्याय में जो शून्यक था, ठीक है, ये भी एक प्रकार का वर्ग समीकरण है ना, तो इस वर्ग समीकरण के लिए पहले अध्याय में जो शून्यक था वही इस अध्याय में क्या बन गया है, मूल। ठीक है, तो ये शून्यक ही एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, मूल है। आया बात समझ में। थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई कर दिया गया, इसके परिभाषा को थोड़ा सा और परिवर्तित किया गया है। कैसे परिवर्तित किया गया है, अगर वर्ग समीकरण के मूल की बात करें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैसे बता सकते हैं, आपकी बुक में भी ये दिया है। ठीक है, जिन मानों को वर्ग समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जिन मानों को वर्ग समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो, वे मान समीकरण के मूल होते हैं। वे मान समीकरण के मूल होते हैं। मतलब कि कोई भी वर्ग समीकरण दिया है, मान लो कि चलो इसी को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो जिन मानों को वर्ग समीकरण में रखने पर, ठीक है, अब मान किसका रखते हैं, हमेशा एक्स का रखते हैं, चर का रखते हैं। तो वर्ग समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो, वे मान समीकरण के मूल होते हैं। तो चलिए एक्स के जगह एक इस समीकरण में कोई मान रख के देखते हैं। चलिए मान लो कि एक्स बराबर 1 रखते हैं, 1 रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स के जगह में 1 रखे ना ये, तो यहाँ 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0 है। 2 और 1 3 माइनस 3 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो यहाँ जो है वो बायां पक्ष हमारे दाएं पक्ष के बराबर है। दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, तो एक सके कौन सा मान रखे, 1 रखे। तो ये जो 1 है वो इस वर्ग समीकरण का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊं, ठीक है, तो ये जो x का जो मान है, x का जो मान ही क्या कहलाता है, एक वर्ग समीकरण के मूल कहलाता है, का
मूल कहलाता है। जो x का मान जब समीकरण को हल करेंगे वर्ग समीकरण को, और x का जो मान निकलेगा वही इसका क्या कहलाएगा, आपका मूल कहलाएगा। ठीक है, तो मूल आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके प्रश्नावली में, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 2, अध्याय 3 के प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न क्या बोला है, जांचिए कि दिए गए मान वर्ग समीकरण के मूल है अथवा नहीं, ये बताना है हमको। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही प्रश्न बताऊंगा, बाकी जो 4 प्रश्न है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन करके फिर से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, या व्हाट्सएप में बता दीजिएगा। तो इसको हमको चेक करना है। ठीक है, जो मान दिया गया है, ये इसका मान दिया गया है, ये वर्ग इसके मूल है कि नहीं। तो मैं अभी भी बताया कि मूल किसको बोलेंगे, जब दिया गया जो मान है वो इसमें रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका मूल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर बारी बारी से चेक करते हैं। तो 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 गुनी 2 दूनी 4 प्लस 2 ऋण 6 बराबर 0। 4 दूनी 8 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। तो 8 2 10 ऋण 6 बराबर 0। 10 में 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बराबर 0। ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, अतः x बराबर 2 वर्ग समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, वैसे ही x बराबर 3/2 रखिए। तो 2 गुणित 3/2 का वर्ग धन 3/2 ऋण 6 बराबर 0। 2 गुनी 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 धन 3/2 ऋण 6 बराबर 0। 2 दूनी 4 तो 9/2 धन 3/2। अगर हर समान है डायरेक्टली उसके अंश को क्या कर सकते हैं हम लोग, जोड़ सकते हैं। तो 9 3 12/2 और हर जैसा है वैसे ही रहता है। ठीक है, अगर हर समान है तब, नहीं है तो उसको लघुत्तम लेकर के बराबर करते हैं। ये 2 छक्के 12 हो गया। तो 6 में 6 घटाएंगे तो क्या आया, 0। तो इसका दायां पक्ष है वो जो बायां पक्ष के क्या है, बराबर है। अतः x बराबर 3/2 वर्ग समीकरण के मूल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 2 अलग अलग मानों के लिए दोनों मान क्या है, इसके लिए अलग अलग है। ठीक है, आंसर जो है अलग अलग है। तो यहाँ हम लोग ऐसे ही आपको जो 5 प्रश्न दिए ना उसको उसमें रखना है, लग करके इधर जो है उसके बराबर 0 है तो 0 के बराबर आना चाहिए। सभी में लगभग 0 ही दिया है, तो 0 के बराबर अगर आ रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप लोग कि एक दिया गया जो मान है, जो भी मान दिया रहेगा वो वर्ग समीकरण के मूल हैं। अगर 0 के बराबर नहीं आया या बराबर के बाद जो भी संख्या है वो उस संख्या के बराबर नहीं आया तो आप लोग क्या बोलेंगे, वर्ग समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न आप लोग को बनाना है और बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब पहले प्रश्न में क्या बोला था कि हमको जो दिया गया जो मान है वो द्विघात समीकरण मतलब कि जो समीकरण है उसके मूल हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए दिया था। ठीक है, अब आप क्या बोला है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया है, मूल का मतलब क्या होता है, जो x का जो मान है ना वही होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपको x का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, x के मान को ही क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो चलिए, तो इसके मूल ज्ञात कीजिए बोल रहा है, मतलब कि x का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करना है मतलब कि ये समीकरण को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए जो द्विघात समीकरण है या वर्ग समीकरण हमेशा, ठीक है, तो उसको आप लोगों ने जो शून्यक जब निकाला था उस टाइम आप लोगों ने वर्ग समीकरण का गुणन खंडन किया था। गुणन खंडन करके इस रूप में कुछ लाए थे आप लोग उभयनिष्ठ निकाल के। ठीक है, तो यहीं तक छोड़ देते थे। अब इस जो पार्ट है उसमें यहाँ तक तो लाना ही है, इसके बाद भी पक्षांतर करके x का मान क्या करना है, निकालना है। चलिए देखते हैं। अब आप लोग इसमें देखिए, ये जो 2x + 3 और ये 3x - 7 है, ये दोनों कोष्टक में है। अब कोष्टक में है इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में आपस में गुना है। ठीक है, तो गुना है तो हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हैं। कैसे,
या तो ये जो पूरा कोष्टक में है उसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं और यहाँ x का मान निकाल सकते हैं, या फिर ये जो पूरा चीज़ है उसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं और यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। दो चीज़ें हो सकती है, दो केस हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो बारी बारी से एक कॉलम जैसे ऐसे बना लेंगे हम लोग और करते हैं, ठीक है। तो 2x + 3 इंटू 3x - 7 = 0 है। तो अगर मैं 2x + 3x - 7 को इधर पक्षांतर करूँ तो ऐसा हो जाता है, और किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग दें तो उसका मान 0 ही आता है, ठीक है। तो 2x + 3 = 0। तो 2x क्या हो जाएगा, +3 है उधर जाके -3 हो जाएगा, और 2x के साथ गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो -3/2 आ गया पहला मान मेरा। वैसे इधर भी करना है। अब अभी 3x - 7 को पक्षांतर किए थे, अब इधर 2x + 3 को पक्षांतर करेंगे। 3x - 7 = 0। तो 3x - 7 तो रहेगा ही रहेगा, इधर 2x + 3 है वो नीचे आ जाएगा। तो 3x - 7 = ये सेम यहाँ भी आ जाएगा 0। 3x क्या आ जाएगा, +7, और x 3 गुना इधर आके क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को द्विघात समीकरण के जो मूल है वो आप लोग को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो डायरेक्टली आप लोग को गुणन खंडन करके दे दिया है, आगे जब प्रश्न आएगा उसमें वर्ग समीकरण दिया रहेगा, उसको आप लोगों को गुणन खंडन करना है, और गुणन खंडन करने के बाद ऐसी पक्षांतर करके मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को अगर समझ आ गया तो वो भी आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि आप लोग गुणन खंडन करना तो आ ही जाता है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी का। क्या है, x - 7 पूरे का वर्ग = 0। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हमेशा ध्यान रखना वर्ग समीकरण में x के दो मूल होंगे, ठीक है, दो मूल, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में हमेशा दो मान निकलता है, ठीक है। तो यहाँ x - 7 = 0, इसका मतलब क्या है, ये x - 7 2x - 7 = 0, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो x - 7, अब यहाँ भी दो चीज़ आ गया, या तो x - 7 = 0/x - 7, तो x - 7 = 0, x = 7। सेम इधर भी कर सकते हो, x - 7 = 0, x - 7। आप लोग को लग रहा होगा सेम सेम चीज़ क्यों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो मान है ना, तो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो x - 7 = 0, तो x = 7, तो x के दो मान क्या आ जाएंगे, 7 और 7। तो इस तरह से आप लोग को इसमें के जो सारे प्रश्न हैं वो हल करने हैं, ठीक है, हल करने आना चाहिए। चलिए, और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें उभयनिष्ठ निकालना है, जैसे कि इसमें दिया है एक प्रश्न x² - 11x, x² - 11x = 0, तो इसमें कैसे करोगे आप लोग, ऐसे इसको पक्षांतर करके ऐसे कटा नहीं देना है। इसमें दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन निकलेगा, x है दोनों में, तो यहाँ x - 11 बचेगा = 0। यहाँ गुना है तो एक बार x = 0 करोगे और एक बार x - 11 = 0, तो x = 11, तो x का दो मान 0 और 11 आएगा। तो ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोला है, क्या √2 समीकरण, समी बस लिख जाऊँ, ये समीकरण है, x² + 2x - 4 = 0 का एक मूल है। तो इसको आप लोग चेक कीजिए, कैसे निकालोगे। √2 को मूल है, इसका मतलब क्या है, x का मान √2 है क्या, ये पूछा है। तो x का मान आप लोग x के जगह में √2 रख के देखेंगे और उसको हल करेंगे। हल करने के बाद अगर ये 0 के बराबर आया तो ये इसका मूल है, नहीं आया तो मूल नहीं है, लिख देंगे, ठीक है। तो तीसरा आप लोग बनाएंगे होमवर्क। चौथा, निम्न वर्ग समीकरणों का गुणन खंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो नीचे में कुछ वर्ग समीकरण दिया है, उनका गुणन खंडन करना है, गुणन खंडन करना है, अभी जैसे पहले किया था ना वहाँ तक ले जाना है, गुणन खंडन करने का मतलब वही है। फिर उसके बाद इसका जो मूल है वो ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल प्रश्न लेते हैं, पहला प्रश्न से हल। तो गुणनखंड करने का पहला स्टेप मैं बताया था, क्या बताया था, याद आ रहा है कुछ, जो ये है और ये है इसको क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो 9x² × -2, तो 9 दूनी 18 -18x², ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, जितना तरीका है तोड़ने का उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक तो 9x
इंटू माइनस 2x, माइनस 9x इंटू 2x, और क्या है माइनस 6x इंटू 3x, 6x इंटू माइनस 3x। और कुछ आ सकता है? एक तो 18 कम 18 आ सकता है, लेकिन यहाँ 3 है तो 18 और 1 करेंगे तो 19 आएगा, 18 में घटाएंगे तो 17 आएगा, तो वो तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इनमें से ही कोई आना चाहिए। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आता है, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आता है, लेकिन यहाँ 3 है तो 6 में 3 वाला ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस चिन्ह लगा, इसका मतलब बड़ी संख्या किस में होगी? माइनस में, तभी तो यहाँ माइनस है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखते, तो ये हमारा क्या आ सकता है? ये तो 9x², तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों से 3 कॉमन निकल सकता है, 3 और x भी है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3 तिया 9 और x का x, और माइनस भी बचेगा और 2। ठीक है, 3 बाहर निकल गया तो 2 बचा, x तो पहले ही निकल गया, यहाँ तो कुछ नहीं, तो +1 ही निकलेगा। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 ही निकलेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी 3x माइनस 2 है, यहाँ भी 3x माइनस 2 है, तो ये भी दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? 3x, और यहाँ क्या बचा? +1। तो इस तरह से ये इसका गुणनखंड हो गया। अब ये 2 घरों में बढ़ जाएगा, या तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर होगा तो ये बस बचेगा, या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पक्षांतर हो जाएगा तो ये बस बचेगा। जैसे पिछले वाले में प्रश्न में किया ना, वैसी सेम मैं बोला था ना, यहाँ तक लेके आना पड़ेगा आप लोग करके। तो आप लोग जो शून्यक वाले पार्ट में जो गुणनखंड पढ़े हो बहुपद का, ठीक है, वो आप लोग को फिर से देखने की ज़रूरत है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया। अब इधर -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 3 का गुना x के साथ होगा, इधर आके भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/3, ये गुना है, इधर आके भाग हो गया। वैसे ही यहाँ 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, ये हो गया। तो इस तरह से ये x का मान आ गया, यही क्या है? इसके मूल हैं। ठीक है, अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 2/3 व -1/3 होंगे, ऐसा पूरा लिखना है प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न बता रहा हूँ इस प्रश्नावली का, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखेंगे, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं फिर उनको बताऊँगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को पहले घर में प्रैक्टिस करके देखना है, बना के देखना है, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली से प्रश्न आते हैं बहुत। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वो 6 नंबर में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको बनाना है। तो ये हमको तो वर्ग समीकरण के जैसे दिखने रहा है, इसका मूल ज्ञात करना है। इसी जो प्रश्न बताया था ना अभी पहले इसका, तो इसी का हमारा जो 10वां प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 4 का 10वां प्रश्न है। तो इसके में एक मतलब कि वर्ग समीकरण का क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो इसको वर्ग समीकरण बनाना पड़ेगा, तब इसका गुणन खंडन करेंगे, तब x का मान निकलेगा। चलिए करते हैं सॉल्व। और यहाँ एक चीज़ और बोल दिया है, x जो है वो 1 और ऋण 1 के बराबर नहीं है, मतलब कि यहाँ x का मान 1 और ऋण 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऋण 1 हो जाएगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, ये भी अनंत हो जाएगा, तो ऐसा तो मान नहीं हो सकता। और 1 भी हो जाएगा तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, तो वैसा नहीं हो सकता, ये बोला है, पहले से दे दिया। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। जैसा वैसा लिख दिए। अब देखिए यहाँ x - 1 या x + 1 है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कैसे लेते हैं? इन दोनों को आपस में गुना कर देना है और नीचे में लिख देना है, और यहाँ पे क्या करना है? तिर्यक गुना, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे। तो इसका गुना इससे करेंगे तो x + 1 × x + 1 क्या हो जाएगा? x + 1 पूरे का वर्ग। यहाँ ऋण है तो ऋण, x - 1 को गुना x - 1 से होगा तो x - 1 का पूरे का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ a + b पूरे का वर्ग आ गया, यहाँ a - b पूरे का वर्ग लिख दो। तो a क्या होता है उसका सूत्र? a + b पूरे का वर्ग बराबर a² + 2ab + b²। वैसे ही a - b पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है? a² - 2ab + b²।
तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ, ये माइनस चिन्ह बीच में है। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है, तो ये भी सूत्र आप लोग को पता होनी चाहिए। ये सब आप लोगों ने 8वीं में पढ़ा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये सब सूत्र पता रहेगा तो आसानी से बनेगा, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को गुना करते रहना पड़ेगा, एक्स को गुना एक्स, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5/6, इसको मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x प्लस 1 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया मैं, सॉरी, यहाँ x इंटू 1 आएगा, ठीक है, x इंटू 1 आएगा, तो 2 एकम 2x आएगा प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का 1, तो यह 5/6। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और कीजिए, 2x प्लस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस इंटू प्लस माइनस 1, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। जो चीज़ प्लस और माइनस में और सेम है वो उसको काट दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, 1 प्लस में है और 1 माइनस में ये कट गया, बच गया 2 और 2 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। देखिए ऐसा जब भी रहता है तो तिरिया गुना कर दीजिए, कि दोनों तरफ अगर बटे में है तो तिरिया गुना कर देना चाहिए। 6 को गुना 4x से 6 चौं 24x, और इधर 5 को गुना एक्स स्क्वायर माइनस 1 से है, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एकम 5, ये 24x को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, इधर 0 बचेगा और इधर क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 24x, यही बता दूं, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग क्या करना है, वर्ग समीकरण को सॉल्व करना है। ये हमारा वर्ग समीकरण आ गया, अब इसको गुणन खंडन करना है और सॉल्व करना है, तो करिए गुणन खंडन। तो अगर इसको मैं यहाँ लिखूँ ऐसे, तो 5 पंचे 25 माइनस 25 होनी चाहिए, माइनस 25x स्क्वायर आनी चाहिए। तो माइनस 25x स्क्वायर कैसे कैसे आ सकता है, एक तो माइनस 25x इंटू एक्स और 25x इंटू माइनस एक्स, इन दोनों में से, तो ये माइनस 24x, ठीक है, 5 पंचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ देखिए 25 में 1 घटाएंगे तो 24 ही आएगा, तो यहाँ वही आना चाहिए। तो 5x स्क्वायर माइनस बड़ी संख्या, ये जो आया है वो माइनस में, तो हमारा जो यहाँ जो संख्या 25 वो क्या होना चाहिए, माइनस, और छोटी क्या होना चाहिए, प्लस, माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में 5x कॉमन है, तो 5x बाहर निकालिए, यहाँ क्या बचा, x माइनस 5, यहाँ 5 निकल गया, 5 बचा, और x तो निकल गया, यहाँ भी 1 कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जो x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो 5x प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5, और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू माइनस 1, और x इक्वल टू माइनस 1/5। तो इस तरह से दो मूल क्या होंगी इस समीकरण के, 5 और माइनस 1/5। तो इस तरह से आप लोगों को ये समीकरण हल करने आना चाहिए। 6 नंबर में आया हुआ प्रश्न है, बाकी जो प्रश्न है उसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। नहीं बनेगा उसको मेरे को कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, या व्हाट्सएप में बता देना, ठीक है। और अभी कुछ दिन तक ऐसे ही वीडियो आएंगे, क्योंकि मेरा जो माइक है वो ख़राब हो गया है, तो मैं ब्लैक बोर्ड में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद है आप लोग को ऐसा भी समझ आ रहा होगा, इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।